करता हूं। कुछ आवश्यकताएं थी कि हमने ये सिलसिला जोड़ा पंचायत करने। आपने भी देखा देश में कुछ चुनिंदा स्थानों पर किसान बैठे दूर दराज से अपने घर को छोड़ के, गांव को छोड़ के हुए त्यागी थे कि उन्होंने त्याग किया और समर्पण भाव से डट के वो बने थे। लेकिन सरकार उनकी कुछ मान नहीं रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी। बैठक पे बुलाते थे और पता नहीं वो चाय कौन सी मिलती थी या मिठाई कौन सी मिलती थी, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही। आप लोग भी जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ता नेतागण सब अपने ढंग से शामिल थे। लेकिन फिर एक वो मोड़ आया और हमने महसूस किया कि अब हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। जो सरकार ये सोच रही है और दावा कर रही है, देश के ड्राइंग रूम में टेलीविजन के माध्यम से ये जता रही है कि ये तो सीमित आंदोलन, ये चंद एरिया में चंद लोगों का ही आंदोलन है, ये एक वर्ग है जो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, ये सब किसानों की बात नहीं। जब उनका ये दुष्प्रचार सरकारी पक्ष का आने लगा तो दिल्ली में बैठे बैठे चौधरी साहब ने भी ये सोचा और मुझे भी आदेशित किया, मुझे भी सलाह दी कि तुम निकल पड़ो। गांव के लोग बेहद समझदार हैं, मत संवेदनशील हैं और ये पूरा इलाका एक है। इतिहास में, अतीत में भी जब जब कोई चुनौती आती थी तो इलाका एक हो जाता और ये गरीब की पहचान भी होती है, कमजोर की पहचान भी होती है, हमारी एकता। बड़े बड़े महल में रहने वाले लोग, बड़े बड़े शहर में फौज कॉलोनी में रहने वाले लोग कभी कभी एक दूसरे का दर्द नहीं समझते, लेकिन गरीब आदमी उसके घर में जब खुशी आती है वह वो भी मनाता है, लेकिन दूसरे के आंसू भी वो पोंछना जानता है। ये गरीब की और किसान की और मजदूर की घर की पहचान है, ये संस्कार है। और आज आपका मुकाबला ऐसे लोगों से है जिनके अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं है। ये भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। अपने सीमित स्वार्थ को पूरा करने के खातिर इन्होंने आंखों पे पर्दा डाला हुआ है। वे आपके दर्द को देख नहीं रहे, या देख रहे हैं तो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री हैं कृषि मंत्री, नाम है दलाल। उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि 200 उस समय 200 से ज्यादा किसानों की संख्या हो गई थी जिनका इस आंदोलन में जो चल बसे, उनसे पूछा गया कि क्या आपका जवाब बनता है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही मर गए, घर में रहते वहां भी मर जाते, कोई खास बात नहीं है। देश के पार्लियामेंट में भी भद्दा मजाक उड़ाया गया। आंदोलन जी भी तक कहना ठीक था, लेकिन किसान वो कौम नहीं, किसान वो प्राणी नहीं जो औरों का खून चूसता हो। आपने तो देश को आबाद किया है, देश को हरित किया है, देश को खड़ा किया है। वह चोट, वह ठेस भी सबको पहुंची है। सबने वो बात महसूस की कि किसको आप परजवी कह रहे हो, किस आंदोलन को आप पवित्र बता रहे हो, और कानून को भी आप समझते हो। इतिहास के जानकार जानते हैं मंडी की व्यवस्था कब बनी थी। 1964 में हमारे इस राज्य में चौधरी चरण सिंह जी के कलम से स्थापना इसकी हुई थी, इस व्यवस्था की। और सच्चाई यह है कि जिस तरह हरियाणा पंजाब में भी ये व्यवस्थाएं विकसित हैं, हमारे राज्य में नहीं बन पाई। सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। अब इसके पीछे का गणित मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अब भी वह अपने झूठ को फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सीमित लोगों का, बड़े किसानों के लाभ का विषय है, ये तो आड़ती लोग हैं, ये अपने व्यापार को बचाने के लिए जुट रहे हैं, इससे आम किसान का कोई लेना देना नहीं है। और उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को तो मोदी जी के इन कानूनों से लाभ मिलेगा।
मैं उस दुष्प्रचार का भी मैं खंडन करता हूं। सच्चाई यह है, आपको भी पता है, मंडी पे जब कोई फसल लेके किसान जाता है, जो मंडी शुल्क है वह व्यापारी देता है, वो किसान नहीं देता। अब वे मंडी शुल्क को जोड़ के मंडी समिति पे संसाधन जो आते हैं, थ्योरी तो ये है, प्रैक्टिकल जैसा होता हो नहीं होता हो, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूं, मैंने भी काम कराए हैं कि गांव में विकास कार्य भी उस पैसे से होते आए। इस देश में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को आप जोड़ेंगे तो वर्ष 2020 में भी मंडी शुल्क को जोड़ के 8,600 करोड़ की राशि इस समिति के पास थी, यानी सालाना 8 से 10,000 करोड़ रुपया। अब एक झटके में इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है कि कोई प्राइवेट मंडी बनेगी उसमें शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सीधी ये जो 8 से 10,000 करोड़ की बचत है, कोई किसान ये सोच रहा है कि उसका लाभ उसको मिलेगा, सीधा सीधा जो है इसका लाभ उनको मिलेगा। कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, पूरी लड़ाई है। व्यापार में भी दाम तो किसान तय नहीं कर पाता। अगर इन कानून में दाम के विषय को लेकर कोई टिप्पणी होती, कोई बात होती, तो भी किसान मान लेते, दाम से भी मुकर रहे हैं। मतलब बोली लगाने का हक भी नहीं, आपकी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, मनमानी उनकी चलेगी। अगर कोई शिकायत उनकी हुई, आपने फसल बनाई, करार करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत, और उन्होंने कह दिया इसमें तो नमी ज्यादा, हम नहीं खरीदेंगे, कोर्ट में जा नहीं सकता किसान। कैसा बेहुदा क्या कानून बनाया, जिस कानून में लिखा है कि कोई किसान कोर्ट में भी नहीं जा पाएगा। तो किसके हाथ आप मजबूत कर रहे हो मोदी जी? अभी इन्होंने पिछली मन की बात में, वैसे मन की बात मैं तो सुन नहीं पाता इनकी, बहुत सुनाई इन्होंने। अभी पिछली मन की बात में मोदी जी ने कहा कि कभी कभी छोटा छोटा सवाल उठता है और आदमी को सोचने को मजबूर करता है। मैं भी मोदी जी से छोटी सा एक सवाल ऐसा करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं। मोदी जी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जवानी जंगलों में काटी है, गुर्बत के दिन देखे हैं, गरीबी देखी है, बहुत करीब से देखी है, ये उनका दावा है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आज आप रात को चैन की नींद कैसे सोते हो? मेरा सवाल आपसे बनता है, ये सारी जो व्यवस्था आप बनाना चाहते हो, इससे देश के गरीब का, छोटे किसान का लाभ क्या होना है? मोदी जी आप अपने आप से पूछिए। कभी तो कोई पल होता होगा जब आप अपने आप से ईमानदारी से कोई बात करते होंगे, हमसे तो करते नहीं। आंख बंद करके आत्ममंथन कीजिए, पूछिए क्या आप किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं? सीधा सीधा ये जो मंडी शुल्क का एक छोटा उदाहरण मैंने दिया, सीधा सीधा लाभ उनको जाएगा। हमारी आज लड़ाई बचानी है खेत खलिहान की, और उनकी लड़ाई है कि अदानी और अंबानी की। अब तो खुल के है, स्टेडियम बनाया गया, स्टेडियम का नाम खुद पे नरेंद्र मोदी जी पे रखा गया है। एक छोर है अंबानी, दूसरा छोर है अदानी। अब जब कमेंट्री करेगा वो क्या सुनाएगा? कहेगा अंबानी से जो है फिरकी फेंकी और बल्लेबाज ने आगे बढ़ के छक्का मार दिया सीधा अदानी के अंदर। अब खुद सोचिए, अभी अब कोरोना का जो टीका लग रहा है उसमें भी सर्टिफिकेट में आप देखोगे, उस सर्टिफिकेट में भी मोदी जी की तस्वीर है। हर चीज में, हर जगह वो अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, सारे काम मोदी जी ही कर रहे हैं, बाकी देश में कोई काम करने वाला बचा नहीं। और उसमें नारा भी दे रखा है, दवाई भी और कड़ाई भी। अब कड़ा रुख किसके प्रति है आपकी सरकार का? बार बार किसान को लाठी चलाई आपने, रोका, कील बिछाई तो किसान के लिए बिछाई, और लाल कालीन बिछाते हो तो अदानी अंबानी के लिए बिछाते हो।
यानी वह जो दवाई आपको दे रहे वो दवाई आप पी रहे हो और कड़ाई दिखा रहे हो गरीब के लिए। ये जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, व्यापार में तो पिटोगे ही। जो खेती का जो व्यापार, जो खेती की फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही संकट जमीनों पे भी आएगा। इनका उद्देश्य यही है, कई हजार बीघे के चेक इकट्ठा करेंगे और उत्तर प्रदेश में नियम बन चुका 18 साल का पट्टा खेती की जमीन का कोई भी कंपनी वाला ले सकता है। सीधा सीधा हजारों चेक तहसील की तहसील। इनकी नजर आपके जमीनों पे है। मैं समझ सकता हूं, मैंने बहुत नेताओं को करीब से देखा है। बहुत से लोग चौधरी साहब के उस समय उस दौर के प्रोडक्ट हैं। बचपन से मैंने देखा है, उनका आना जाना रहा। कुछ लोग मानते भी हैं कि भाई चौधरी साहब ने उस समय हमें खड़ा किया, जनता ने उस समय हमें पुचकारा, हमें बढ़ाया। चौधरी साहब का वो मानते हैं उस बात। मैं उनसे बातचीत करा, देखा है मैंने, बहुत करीब से मैंने जाना है कि जो राजनीति में, जो व्यवस्था में जो लोग जो नेतृत्व करते आए हैं देश का, उनकी सोच कैसी होती है। और जो नेता होता है कभी कभी जिद्दी भी होता है, लेकिन उसके कारण है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो आदमी मुद्दों को लेकर चलेगा, जो आदमी ईमानदार होगा वो जिद्दी होगा। लेकिन जिद किस बात पे? चौधरी चरण सिंह जी भी जिद्दी कह सकते हो। जमींदारी उन्मूलन था, 27,000 पटवारी ने हड़ताल दे दी थी, इस्तीफा पेश कर दिया था। भाई चौधरी साहब की जिद्दी थी किसानों के लिए कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया और नई भर्ती कराई लेखपालों की, वे भी जिद्दी थी। लेकिन चौधरी साहब तो आपके लिए जिद करते थे। आज पूरा देश का किसान त्राही त्राही कर रहा है, मांग कर रहा है, सरकार को कह रहा है ये कानून हमारे लिए नहीं है, हमें फायदा नहीं है इनसे, हम नहीं चाहते, वापस ले लो। लेकिन मनमानी पे है। ये जिद भी इनकी काली है। ये कानून के पीछे नियत भी खराब है। और जो सरकार ऐसे कानून बनाती हो जिसमें 10 साल पुराना ट्रैक्टर किसान का बंद हो जाएगा, 1 करोड़ का जुर्माना किसान पे लगाया जाएगा, पत्ती जलाओगे तो जेल होगी, ये कोई अंग्रेजों की हुकूमत के कानून नहीं है। आपकी वोट लेके, आपसे बहुमत लेकर सदन से जबरदस्ती पारित कराकर रात रात में ये व्यवस्था बनाई जाती। और ठंडे दिमाग से सोचो, ये ऐसी मजबूत सरकार आपने बनाई जिसके आगे आपकी सुनवाई नहीं, जनता की नहीं सुनवाई, इनकी व्यवस्था दूसरी और है। ये इतनी मजबूत सरकार आपने बना दी, हर फैसले पे जहां इन्हें कराना होता है कोर्ट को आगे कर देते हैं। एक वर्ग के देश में है जो मोदी जी से इतना लगाव रखता है, जब उनसे बात करो तो कुछ मानते ही नहीं। अभी भी मान नहीं रहे, अभी भी नहीं मानते। रेल का बढ़ाया डबल हो गया, उनसे पूछो क्यों, कह जी मोदी जी अच्छा ही किया होगा। ये बेकार में दिल्ली जाते थे लोग, अब दिल्ली नहीं घूमेंगे, बीमारी नहीं फैलेगी, मोदी जी ने इसके लिए अच्छा किया, रेल का किराया डबल कर दिया। इनसे पूछो पेट्रोल डीजल का भाव कहां जा रहा है, तो कहेंगे भाई बचत ही तो है, अब पैदल चलेगा आदमी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अस्पताल में खर्चे कम होंगे। इनसे को रसोई गैस महंगी हो गई, वो कहेंगे भाई कम से कम जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी ही करो। अब ज्यादा देखो पेट बड़े हो गए हैं, डायबिटीज बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गांव देहात में बीमारी होती नहीं थी, उन्हें कम करने के लिए मोदी जी ने रसोई गैस महंगी कर दी। तो इनसे बातों का मुकाबला नहीं है। ये जो लोग हैं एक सीमित वर्ग है, इनके हर आपकी बात पे कोई ना कोई उपाय डाल देते हैं। अब जब आपसे आरक्षण छीनना था तब कह दिया भाई मोदी जी ने, तो कोर्ट ने किया। जब आपके ट्रैक्टर बंद कराने हैं 10 साल के बाद, कह रहे जी मोदी जी का फैसला नहीं है, दोष नहीं दे सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना चाहते थे कि 18 महीने तक टाल हो गई, ताकि 18 महीने बाद कहते हैं तो मोदी जी का फैसला नहीं है, ये तो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनवाए। 1 करोड़ के जुर्माने वाला कानून भी वह जो वर्ग है, जो भक्त लोग हैं, वो यही कहते थे मोदी जी ने नहीं बनाया था, ये तो कोर्ट ने किया। लेकिन मंदिर जो है
मंदिर किसी कोर्ट के फैसले से नहीं बन रहा, ये भी आप सोचो। तो इतनी मजबूत सरकार है, जब चाहते कोर्ट को पेश कर देते हैं। वैसे इस देश में किसी की जो है साख जनता की नजर में, जनता की अदालत में बस नहीं रही। पत्रकारिता से जुड़े हुए कम लोग हैं जो निष्पक्ष है, जो इस आंदोलन में बता रहे हैं सच्चाई। शुरू से जनता उन्हें देख रही है, उनके प्रति ठीक है जनता। लेकिन बाकी जो है, मैं जानता हूं घर घर में पहले टेलीविजन चलते थे, न्यूज की चर्चा होती थी, अब कोई देख नहीं रहा। ये भी उसके पीछे कारण है क्योंकि लोग समझ गए चारों तरफ एक तंत्र है और हमें घेर के रखा हुआ है। इस वक्त पहले पुराने समय पे आप बात क्या करते थे, सामाजिक तौर पे बात खबर चलती थी। आज भी वही वक्त आ गया, कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना वे जो भक्त मंडलियों कहेंगे मोदी जी है, मोदी जी पे विश्वास करो, कुछ अच्छा ही निकलेगा। छोटे किसान को जाके कहेंगे भाई बड़े लोग हैं, इनकी जमीन छीनेगी तुम्हें मिलेगी। 15-15 लाख की बात कही थी, नोटबंदी बाद भी लोग समझ रहे थे भाई पहली किस्त हमें मिल सकती है, बड़े लोग जो पैसी पूंजी है वो छीन रही है, हमें मिलेगी। और काले धन की बात कह रहा है को पीछे से। अब तो धनी ना बच रहा, काला हो सफेद कहां बच रहा है किसी को। यही बुलंदशहर आंदोलन करने वालों की मानसिकता क्या होती है, उनके विचार क्या होते हैं, मोदी जी आप समझ नहीं पा रहे। ये कोई कमजोर आंदोलन नहीं, कितना झूठा प्रचार आप करोगे उसका मुकाबला गांव गांव होगा। आप पहले छात्र बैठे थे, आपने कोशिश किया भाई छात्र को लौटना ही था, घर लौट गए। आपने बदतमीजी यूनिवर्सिटी में कराई, बच्चे लौट गए वापस, सब कुछ नहीं हो रहा, खाली पड़ा। कानून का विरोध हुआ, आपने कह दिया ये तो बांग्लादेशी लोग हैं, इन्हें तो देश से बाहर करना है। वह भी जो है आंदोलन कम हो गया, कमजोर हो गया। लेकिन किसान को क्या कहूं, इस क्षेत्र में घर घर में लोग हैं, आर्मी में, पैरामिलिट्री में। इसी क्षेत्र के अभी एक जवान की मुझे खबर मिली है जो आर्मी में, अभी उनके पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। अनिवास गांव है उनका। और यही बुलंदशहर की पैदाइशी थी। विजय सिंह पथिक नाम से प्रसिद्ध थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वैसे भूप सिंह गुजर नाम से उनका जन्म हुआ था बुलंदशहर से। और फिर यहां से उठ के उन्होंने राजस्थान जाकर मेवाड़ में बिचौलिया आंदोलन भी रचा। स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ दिन पहले उनकी जयंती। तो उनके शब्दों से मैं वर्णन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मोदी जी आंख खोल लो, ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनकी सोच क्या है उसे समझो। विजय सिंह पथिक ने कहा कि यश, वैभव, खुशी की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे। यदि इच्छा है तो ये जग में इच्छाचार दमन ना रहे, दमन ना रहे। ये दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन और निस्वार्थ खड़ा हुआ है। जमीन से जुड़े हुए लोग, धरती को पूजने वाले लोग, देश का पेट भरने वाले लोग, अन्नदाता जो भगवान का रूप होता है, वे लोग आंदोलनकारी हैं, वे लोग आंदोलन जीवी हैं। अगर आप इन्हें परजीवी कहोगे, आप इन्हें देशद्रोही कहोगे, आप कहोगे तिरंगे का ये लोग अपमान कर सकते हैं, ये लोग कभी तिरंगे का अपमान नहीं करने वाले। तिरंगे का अपमान वहां होता है जब एक मां संसाधनों के अभाव में, जानकारियों के अभाव में एक बच्चे को, अपने शिशु को उचित पोषण नहीं दे पाती। तिरंगे का अपमान वहां होता है जब किसान मायूस होता है, जब पहुंचता है मंडी पे उसे रेट नहीं मिलता, या मिल का पिछले साल का बकाया नहीं मिलता, और जो सरकारी अधिकारी उसके बीच पहुंच के बदतमीजी करते हैं, वसूली करते हैं, वो होता है तिरंगे का अपमान। तिरंगे का अपमान तब होता है जब एक राज्य में 100 चपरासी की पोस्ट निकलती है और हजारों की तादाद में MBA, इंजीनियर, ग्रेजुएट वो नौकरी के लिए जो है भर्ती होने के लिए वहां जाते हैं भर्ती में। ये है तिरंगे का अपमान। तिरंगे का अपमान कभी खेती करने वाला, जमीन से जुड़ा किसान कर ही नहीं सकता। ये झूठा प्रचार है।
नौकरी की मैं नौजवानों से बात करना चाहता हूं। आप समझो कितने बड़े ढोंगी हमारे राज्य में आ गए, रोज झूठ बोलते हैं, झूठे दावे करते हैं। केरल में गए थे मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने कहा केरल की जनता को सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने स्वास्थ्य की जो सुविधाएं दी हैं जनता को, तो जनता के कल्याण के लिए हम योजना ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश केरल को पीछे छोड़ चुका। बंगाल में गए, कहा यूपी में कानून व्यवस्था हमने सुधार दी, गुंडों को भगा दिया। आपने सुना होगा इनकी योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उद्देश्य है कि परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो चलो योजना चल रही नहीं चल रही मैं नहीं जानता, लेकिन जब से बाबा आए हैं हमारे प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राइम की योजना चल रही है। नोएडा में तो व्हाइट कॉलर क्राइम है, शामली मुजफ्फरनगर में कम्युनल क्राइम है, हाथरस में रेप और मर्डर हो रहे हैं। बुलंदशहर में क्या चल रहा है सर? लूटपाट। क्या दिया? सारे हो रहे हैं यहाँ। अभी जो एक दर्दनाक घटना हुई है उसकी भी मैं भर्त्सना करता हूं। वो भी एक उदाहरण है। गलती इसमें पुलिस वालों की भी नहीं, वर्दी पहने लोगों की भी नहीं। जो ईमानदार लोग सेवा भाव से नौकरी निभा रहे हैं उनके तो हाथ बांध दिए जाते हैं। यही बुलंदशहर के सुबोध इंस्पेक्टर, उनके परिवार को रोना पड़ा, जान उन्होंने गंवाई दंगा को नियंत्रित करने में। उल्टा उन्हें इनाम नहीं मिला, उन्हें न्याय नहीं दिया गया। उनके हत्यारों को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पुचकारा गया। ऐसी सरकार है, विडंबना है। मैं हाथरस गया, वहां हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया कि ये बात जो है छुपी की छुपी रह जाए, दबी की दबी रह जाए, जनता को ना पता लग पाए। कितना घोर अन्याय एक गरीब के साथ, महिलाओं के साथ हमारी इस राज्य में हो रहा है। फिर भी वहां लखनऊ में बैठे बैठे या दूसरे राज्य में जब वोट का टाइम आता है तो बाबा उठ के चल देते हैं और कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो राम राज है। मुझसे पत्रकार पूछते भाई कानून व्यवस्था को कुछ बोलिए। मैं कहा कानून तो थे, कानून रहेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। व्यवस्था नहीं है। नौजवानों की बात मैं करना चाहता था। नौकरी की अभिलाषा सबने पाली है। उन्हें पता है खेती जो है फायदे का सौदा नहीं है। भर्ती निकलती है, भर्ती में बुलावा होता है, आप तरह तरह के शुल्क देते हो, तरह तरह की तैयारी करते हो। यहाँ से उठ के कभी गोरखपुर में, कभी बस्ती में, कभी कहाँ लखीमपुर, कहाँ सेंटर दूर दूर खुल जाते हैं, वहां जाते हैं बच्चे, दौड़ लगाते हैं, इम्तिहान देते हैं, फिर खुशी मनाते जब उनका नाम मेरिट में आ जाता है कि भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग नहीं है। पुलिस की कुछ 39,000 बच्चों की, 85 कह लो, 50,000 बच्चों की भर्ती हो गई थी 2018। 1/4 की तो ज्वाइनिंग हो गई, बाकी जो जंगलों में घूम रहे बच्चे। जगह जगह ऐसी मीटिंग होती है, यहाँ सिर्फ 14,000 की हुई, बाकी बच्चे आके जो है, कोई भी लखनऊ में आंदोलन हो रहा है, कभी ऐसी सभा में आकर मुझे सौंप रहे, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हमारी दुविधा है। एक तो किसी बच्चे ने मुझे सूची बना के दिखाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सच्चाई है। तरह तरह की भर्तियां 2018 में 728 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी की भर्ती निकली थी, नहीं बढ़ी गई। विधान भवन रक्षक, वन रक्षक 2016 में 664 पद निकले थे, भर्ती अब तक नहीं। होम्योपैथ फार्मासिस्ट 420 पोस्ट निकली थी 2019 में, कुछ नहीं। जेई 1477 पोस्ट 2018 में निकली थी, भर्ती नहीं हो रही। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट बनाया इन्होंने, वीडियो 1953 पद निकले, एडवर्टाइज हुए, सब काम हो गए। 2018 की है भर्ती, अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं। लोअर पीसीएस में 664 भर्तियां होनी थी, 2019 में निकाली गई, अब कुछ नहीं, अब फिर निकाल दी दरोगा भर्ती होगी। पुरानी भर्तियां हो नहीं रही, पुरानी भर्तियां समझ नहीं रही, प्रक्रिया ऐसी जटिल कर दी।
और इन्होंने नारा क्या दिया था पिछले चुनाव में? मोदी जी ने नारा दिया था केंद्र में 2 करोड़ को नौकरी देंगे। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। बताओ याद है नारा? और ऐसा माहौल था जैसे आज नौजवान यहाँ आ रहे, इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी भीड़ें होती थी और झूम झूम के लोग कहते थे मोदी 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 आएगा तो कुछ ना कुछ कल्याण होगा, मोदी आएगा तो अगले दिन हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आज ये नौजवान करवट ले चुके, आपने यहाँ पंचायत में आके नौजवान भाइयों ने दिखाया और मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ योगी जी को और मोदी जी को, आपने जो नारा दिया था वह खोखला झूठ साबित हुआ। ये नौजवान कह रहे हैं बहुत हुआ लंबी दाढ़ी का और शॉल का श्रृंगार, अब की बार सत्ता से बाहर। आज की पंचायत है, नहीं आप पिटोगे नहीं, ये कोई बकरी और भेड़ की भीड़ नहीं है। चौधरी साहब के अनुयायी रहे हो आप, किसी के कहे में रहने की जरूरत नहीं, कमजोर कहीं से भी नहीं हो और ये लाठी कोई मारने वाला नहीं, आप पे ऐसी लाठी बनी नहीं जो आप पे पड़ जा। पंचायत है और आगे के लिए कोई ठोस बात होनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकाला जाए? जब आप घर लौटो तो ये कहो कि उस फैसले में हम साथ थे। सामूहिक फैसला, जो सामूहिक बात होती है वो ईमानदारी की होती है, उससे कोई मुकर नहीं सकता। रिकॉर्ड में आ गया, मेरी भाषा मेरी बोली मेरी वाणी नहीं बदलेगी, इनकी बोली बदली है। जब विपक्ष में थे तो क्या क्या बात करते थे, सत्ता में है तो भूल गए बातों। तो आज पंचायत का ये फैसला, कुछ प्रस्ताव मैं देना चाहता हूं, सहमत हो तो हाथ खड़े कर देना। आखिर में, अभी नहीं, सुन तो लो। पहली बात तो ये सरकार सोच रही है कि इन पर दमन करो, इन्हें दबाओ। सारी सरकारी एजेंसी लगा देती है सरकार एक इशारे पर, लेकिन ये दबने वाला आंदोलन नहीं है। ये पंचायत ऐलान करती है कि इस किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए सभी लोग, उनमें हम किसान भाई भी हैं। 80 साल के किसान को पकड़ के 15 दिन जेल में रखा, रिमांड में रखा, कहां बंद किया, कहां पेशी की, वकीलों को भी नहीं बताती सरकार के कहां पेश कर रहे हैं कि कोई वकील बचाव भी कर ले। कोई पत्रकार लिखता तो उस पर FIR हो जाती है। अगर कोई पत्रकार लिखेगा कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी किसान पंचायत हुई, हो सकता है बाबा लखनऊ से कुछ आदेश दे दे, लेकिन कलम तोड़नी है। फिर भी चिंता मत करना, पंचायत का ऐलान, हम खड़े हैं आपके साथ, किसी के साथ कोई अनैतिक कृत्य नहीं होगा। दूसरा मेरा प्रस्ताव ये पंचायत तय करे, हिंदू मुस्लिम सिख आपस के जो भी झगड़े छोटे मोटे तनाव है उनको भूलकर आज हम एक हुए हैं और आगे भी ये पंचायत का है एक ही नारा, कायम रहेगा हमारा भाईचारा। ये लड़ाई 36 जात की है, जिसे कहते हैं 36 जात। वैसे तो इतनी जाति है, हजारों भगवान है, सब तरह तरह की मान्यताएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम किसान के हित के लिए, किसान के हक के लिए इस लड़ाई में सब साथ है, सब बराबर है। तीसरी बात, ये सरकार समझ ले, ये कानून कुछ नहीं है, ये जनता कानून का विरोध भी कर सकती है और अगर विरोध करने में भी सरकार ना माने, जिद पे अड़ी रहे, तो सरकार बदल भी सकती है। ये देश का किसान जब मंडी पे जाता है, जब बेचने जाता है तो उसका शोषण होता है। 14 दिन में पेमेंट का वादा किया था, 250 करोड़ तो बुलंदशहर की मिलों का बकाया है। 250 करोड़ 14 दिन तो भूल गए बात, अब तो पर्ची की लड़ाई रह गई थी, भाई पर्ची मिल जाए, बाकी कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा,
किसी को नहीं मालूम। ये हमारी कमजोरी है किसान भाइयों, हमारी कमजोरी, किसानों की खुद की कमजोरियां हैं कि ऐसे लोग हावी हो गए जो आपके विरोध के कानून बनाते हैं, लेकिन जो कानून में आपके पक्ष की बात है उसे लागू नहीं कर पाते। कानून भी अच्छे चाहिए, अच्छी नीयत वाले नेता भी चाहिए होंगे, उनकी भी पहचान करो। तो ये पंचायत ऐलान करती है कि किसान को भाव कैसे मिले, एमएसपी जो अधिकार होना चाहिए जब सरकार तय करती है, घोषित करती है, मार्केट में बेचती है, वो बात को वह सब पे लागू होनी चाहिए और ये पंचायत तय करे। मैं तो निमंत्रण देता हूं, बीजेपी के नेताओं को कोई आता ही नहीं हमारी पंचायत में, पता नहीं क्यों डर रहे। आजकल तो जिला पंचायत का भी चुनाव अब गर्मी पकड़ेगा, लेकिन लोग जो है वो अपना जो झंडा उतार के वो उसमें रख दे रहे हैं और फिर भी गांव में जा रहे हैं, कह रहे साहब हम तो आपके ही हैं, हम तो किसान हैं। पहले पोस्टरों में लगा रहे थे अपनी तस्वीरें, अब नेताओं की तस्वीरें भाजपा के अब लगा रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की फोटो। ये पंचायत भी तय करे, इन्हें बताना चाहते हैं, ये पंचायत का ऐलान हो। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को, पदाधिकारी को मैं कह रहा हूं, या तो अपने स्वार्थ को छोड़ो, ये जो गुलामी है गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और किसानों के साथ आओ, वरना जो आपकी हैसियत है, जो आपके रास्ते हैं, चौधरी साहब के समय से जो आप करते आए, चुनाव में अपनी ताकत दिखा के एक होके इनको पॉलिटिकल चोट दोगे, राजनीतिक चोट दोगे। बताओ अगर सहमत हो तो हाथ खड़ा करके। चलिए साहब अब नारा लेते हैं, बाकी आपका उठने का तो मन कर नहीं रहा, मेरी तो बात पूरी होगी।